हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंटेंस क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन का पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 है ये। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अब तक हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन्स के अंदर कैसे होता है। तो जैसे कि हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो जैसे कि हम सभी को पता है अच्छी तरह से कि रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस के अंदर होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। और इसमें होता क्या है, सबसे एक चीज़ बताते हैं। अब पूरे की पूरे पाथवे बताते हैं पहले कि पाथवे कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पाथवे ऑफ एयर ड्रॉन, कैसे कैसे जो एयर है वो कैसे जाएगी, कैसे अंदर रहेगी, कैसे काम करेगी। तो सबसे पहला होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स यानी कि जो बाहर के आपके जो नोज़ है वहाँ से आप क्या करते हो, एयर को अंदर लेते हो। फिर वो एयर जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, उसके बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद जाती है विंड पाइप पे ट्रैकिया के अंदर, उसके बाद वो ब्रोंकाई के अंदर जाती है और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली के अंदर जाती है। अगर हम इसका एक अच्छी तरह से डायग्राम बना पाएँ तो हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये हमारी नोज़ हो गई, जो बाहर की तरफ जो नोज़ होती है वो, ये हमारा माउथ हो गया, माउथ के बाद ये हमारा पूरी बॉडी हो गई। तो यहाँ से एक एक यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके एक नोज़ पाइप पूरा जाता है, ट्रैकिया के लिए जाता है और यहाँ पर जा कर के बाइफरकेट हो जाता है दो हिस्सों में, जिसका नाम होता है ट्रैकिया के लिए। यहाँ पर जा कर के लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये लंग्स के लिए अलग हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाला पार्ट है ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जो कि बाहर की तरफ होता है। ये अंदर की साइड जब हम आ जाते हैं तो ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स बन जाता है। और यहाँ पर आने के बाद फूड पाइप और इसके लिए ये फेरिंग्स वाला पार्ट हो जाता है। उससे पहले आता है हमारा लैरिंग्स। इधर की साइड पर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, सॉरी, इधर की साइड पर देखें तो ये क्या हमारा लैरिंग्स होता है, जहाँ से वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसे हम, क्योंकि ये क्या होता है, वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो जाता है नीचे जाता है, यहाँ पर सी शिफ्ट की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि इस ट्रैकिया को, इस विंड पाइप को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं कोलैप्सिंग से। तो ये होता क्या है, समझाते हैं इसको। जब कभी भी हाई प्रेशर के साथ एयर अंदर और बाहर जाती है तो उस समय क्या होता है कि पाइप के पिचकने के खतरे ज़्यादा रहते हैं, और जब खाली पाइप होता है तो उसके पिचकने के खतरे ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको दोबारा से एयर कैसे जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ये इनकम्प्लीट होती हैं, या ये कह सकते हैं आप ये सी शेप्ड की होती हैं। किस शेप की होती है सर? ये सी शेप्ड की होती हैं। सी शेप्ड मतलब कुछ कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिलेगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो ट्रैकिया है वो अच्छी तरह से एकदम अपनी इंटैक्ट पोजीशन में रहेगी, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से नीचे जाते हैं हम, बाइफरकेट हो जाते हैं दो हिस्सों में, इसका नाम होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अंदर जा कर के नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम ब्रोंक्यूल्स होता है। और लास्ट में आकर के टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम होता है एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो एक्सचेंज करता है, क्या करता है? एक्सचेंज, एयर को एक्सचेंज करता है। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक के लिए जो चीज़ें दे के रखी हैं वो क्या दे के रखी हैं, लास्ट तक के लिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस पार्ट में, इस पाथ में क्या होता है, सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से हमारी जो एयर है वो अच्छी तरह से फ़िल्टर आउट होती है। फ़िल्टर होने के अलावा हमारी ह्यूमिडिफाई होती है। ह्यूमिडिफाई क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर की एयर हो सकता है ठंडी ज़्यादा हो सकता है गर्म ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडी और गर्म का भी रट्टा देखा जाता है, यहाँ से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर इतना हमें कंप्लीट हुआ कि पहले कहाँ जा रही है हमारी जो एयर है, वो सबसे पहले जा रही है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में, उसके बाद जा रही है इंटरनल नॉस्ट्रल्स में, उसके बाद जा रही है फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स, देन विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, लास्ट में एल्वियोली के अंदर जा कर के ये एक्सचेंज हो जाती है, जो कि हमारी ब्लड सेल्स के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये बड़ा वाले डायग्राम को देख लीजिए। इस डायग्राम को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, ये नोज़ है। नोज़ जो यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है, इसके अंदर जाते ही तुरंत इंटरनल नोस्ट्रल्स हो जाता है। ये हमारा माउथ है, यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल रही हैं, इसे हम फेरिंग्स बोल रहे हैं। इसके बाद आने के बाद तुरंत ही लैरिंग्स आ जाता है। ये वाला जो पाइप है
यहाँ पर ईसोफेगस से पहला पाइप और ट्रैकिया दूसरा पाइप है, ये नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ब्रोंकाइस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ब्रोंकाइस में ये जो है वो ब्रोंकाई है, इसके बाइफर्केशन जो है ब्रोंक्यूल्स होता है, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम एल्वियोली के नाम से जानते हैं। अब याद रखेंगे, देखिए एयर अब इसके अलावा इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले अभी ये पढ़ते हैं। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से आती है नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू, और यहाँ पर आकर के ह्यूमिडिफाई हो जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के अप्रॉक्सीमेटली लाना ज़रूरी होता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसे बोनी बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहते हैं। एडम्स एप्पल बाहर का उभरा हुआ पार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ तो सपोज कर लीजिए गला है, तो गले में ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। दैट इज़ ओनली फाउंड इन मेल्स। ये जो है वो मेल्स के अंदर मिलता है, बाकी किसी के अंदर देखने के लिए, फीमेल्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये देखने के लिए नहीं मिलता है। एडल्ट मेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। लैरिंक्स जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि आप कार्टिलेजिनस बॉक्स के भी कह सकते हैं इसको। एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है जो कि एडल्ट मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और ग्लॉटिस जो है वो कवर अप होती है एपिग्लॉटिस से, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब आगे क्या है। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जैसे हमने पहले भी बता चुका है, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को इनहेल करने से ट्रैकिया के अंदर, यानी कि ट्रैकिया के अंदर किसी भी प्रकार का फूड वगैरह जो है ना चला जाए, तो यहाँ पर एपिग्लॉटिस जो है उसको प्रिवेंट करता है। एल्वियोली क्या होती है। एल्वियोली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सचेंज करता है गैसेस को, जिससे कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स में अच्छी तरह से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाए। यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारी क्या है, ये हमारी एल्वियोली है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही हैं जिसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और अपनी बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। ठीक है, अब इंस्पिरेशन देखिए। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एनाटॉमिकली कैसे क्लोज्ड है। तो देखिए समझते हैं। सपोज दिस इज़ आर ट्रैकिया। ट्रैकिया ने बाइफर्केशन किया, बाइफर्केशन ऐसे होता है, और यहाँ पर आपका एक लंग बन गया और यहाँ पर आपका दूसरा लंग बन गया। ठीक है, तो अब ये लंग के ऊपर सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, लंग के ऊपर एक कैविटी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। दोनों लंग्स के ऊपर होती है, ऐसा नहीं एक के ऊपर होती है, दोनों लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे काम की बात नहीं है कौन सी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन हाँ ये काम की बात है कि एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, किसी भी प्रकार के हमारे लंग्स को दिक्कत ना आए, तो इसके लिए क्या करता है, प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे लंग्स को हमारे ऊपर वाले ने कैसे एकदम अच्छी तरह से पैक करके भेजा है, तो समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर होती है ऊपर की साइड पर स्टर्नम। अगर हम याद करें ठीक से, अगर देख पाएँ तो यहाँ पर क्या होती है, एक स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या है, चेस्ट बोन को बोलते हैं। ठीक है, स्टर्नम या चेस्ट बोन जो बोला जाता है, जो कि हमें फ्रंट व्यू से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा नीचे से कौन करता है, नीचे से डोम शेप डायफ्राम करता है। क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम करता है, डायफ्राम इसका नाम होता है। और अब साइड से कौन करता है, देखिए अगर मैं पीछे से बात करूं, इसके बैक से बात करूं, तो यहाँ पर बैक से भी एक और बोन निकल के आती है जिसका नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम। अगर आपको पता हो पीछे रीढ़ की हड्डी किससे बोलते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या करती है, पीछे की साइड से इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और पीछे से घूम करके आगे की साइड पे कुछ हड्डियाँ आती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिब्स बोला करते हैं। ठीक है, क्या बोला करते हैं, रिब्स बोला करते हैं। और ये जो रिब्स हैं, जो रिब केज है, ये क्या कर रही है, हमें आगे की साइड से या लेटरल साइड से बल्कि ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती है। यानी ऊपर वाले ने कितने अच्छी तरह से हमें प्रोटेक्शन करके भेजी है। आगे की साइड से स्टर्नम, पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम, साइड से क्या होता है, रिब्स होती है, और नीचे की साइड से डोम शेप डायफ्राम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करके कहीं ना कहीं एक
एयर टाइट चैम्बर बना देती हैं। क्या बना देती हैं? एयर टाइट चैम्बर। चैम्बर मान लीजिए, इसको स्पेस मान लीजिए, एक ऐसी जगह बना देती है जहाँ पर बिल्कुल भी हवा की जगह नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बना देती है? एयर टाइट चैम्बर बना देती हैं, स्पेस बना देती हैं। तो अब हमें अपनी हवा लेने के लिए क्या करना होगा? सर ये करना होगा, इनहेलेशन करने के लिए क्या करना होगा? जो डायफ्राम था, अगर आप याद हो तो आपको अच्छे से, अभी अभी जो बनाया था हमने, तो डायफ्राम था, जैसे कि दिखा देते हैं छोटे से स्ट्रक्चर में। ये जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, नीचे की साइड चला जाता है और कैसा हो जाता है? एकदम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है? ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। रिब्स जो हैं वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाती हैं, और वहीं पर जो थ्योरेसिक कैविटी है, जो बैकबोन है, ये भी, इसका भी क्या होता है? बैकबोन, ये भी थोड़ा बैकवर्ड मूव कर जाती है, पीछे की साइड पर हो जाती है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है, या जो चेस्ट कैविटी है, उसके अंदर स्पेस बन जाता है। अब स्पेस बन जाता है तो क्या होगा? यहाँ पर आराम से इनहेलेशन यानी कि गैस का एंट्रेंस हो जाएगा, तो जो कि सही बात है, जो कि होना भी चाहिए। अब लेकिन सर एक्सहेलेशन करनी है, क्योंकि हम ज़्यादा देर के लिए तो रोक नहीं सकते हैं, तो एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है? डायफ्राम जो है वो अपनी शेप में दोबारा से आ जाता है, जिसको हम डोम शेप बोलते हैं। रिब्स जो होती हैं वो दोबारा अपनी शेप में आ जाती हैं, और वहीं पर जो बैकबोन थी, वो बैकबोन क्या होती है? वो भी अपनी शेप में वापस आ जाती है, यानी कि अपवर्ड साइड पे, थोड़ा सा आगे की साइड पे हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है? थ्योरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो स्पेस है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लो स्पेस हो जाता है। अब ये सोचिए, आप सोचने वाली चीज़ है यहाँ पर, कि जब तक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए अगर ठीक से हम देखें तो पहले क्या था कि एयर बाहर ज़्यादा थी, मोर एयर, ठीक है, और एक यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। यहाँ पर अब हमारे अंदर क्या थी? लेस एयर थी, लेस स्पेस था, लेस एयर थी। बाहर से हमने एयर ली तो हमारे पास क्या हो गई? अब मोर एयर हो गई। अब मोर एयर होगी तो बाहर क्या होगी? एक तरह से लेस एयर मान लें कि थोड़ी सी हमारे सराउंडिंग में एयर वगैरह कम हो गई। अब क्या हुआ? जैसे ही स्पेस कम किया, स्पेस को अब क्या कर दिया? कम कर दिया, लेस कर दिया, तो इस एयर ने ज़्यादा प्रेशर बनाया होगा। प्रेशर क्या कर दिया होगा? हाई कर दिया होगा। प्रेशर हाई कर दिया होगा तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ एयर बाहर चली जाएगी। यानी कि असलियत में देखा जाए तो प्रेशर की वजह से एयर का अंदर और बाहर जाना होता है। पहले क्या हुआ कि प्रेशर बाहर ज़्यादा था, अंदर कम था, इस वजह से हुआ इनहेलेशन, क्योंकि स्पेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ था? स्पेस जब बढ़ा, स्पेस जब मोर हुआ तो प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो ईजिली क्या हो सकता है? प्रेशर लेस हो गया, ईजिली आराम से बाहर से अंदर आ गई। लेकिन जैसे ही स्पेस का क्या हुआ? स्पेस लेस हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्रेशर जो है वो बढ़ गया, मोर हो गया, इसकी वजह से बाहर से अंदर चली गई। मतलब क्या हुआ कि थ्योरेटिक कैविटी जैसे ही उसने थोड़ा सा पीछे पीछे किसकी सारी चीज़ें उसने पास पास दूर दूर करी, तो क्या हो गया? वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो ऑस्मोस डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो गैसेस हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती हैं तो वो चली जाती हैं। और वहीं पर अगर वैसे बात करें तो स्पेस कम कर दिया उन्होंने, और इसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ चुका है। समझ में आया इतना? ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी अभी पढ़ाया था हमने कि प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो कवरिंग होती है लंग्स की, जो कि मैकेनिकल इंजरी से बचाती है इससे। ठीक है, अब ये क्या होता क्या है, देखिए आगे समझते हैं हम। ये एक तरह से डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि दो मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। और ये भी प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, रिब्स और लंग्स को अच्छी तरह से रखता है। ट्रैकिया जो होती है वो इनकम्प्लीट सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग से प्रोटेक्टेड होती है, जो कि उसको कोलैप्सिंग यानी कि पिचकने से बचाते हैं। और इसके अलावा लंग्स जो होता है उसके अंदर एक टाइप की रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है एयर की, जो कि सफिशिएंट टाइम देती है गैसेस को एक्सचेंज करने में। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन समझाते हैं बेटा। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जब आप बचपन में पैदा हुए होते हो, यानी कि बॉर्न टाइम पर क्या होता है? आपके जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है, एल्वियोली जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं, स्टिकी होती हैं।
ठीक है। तो जब आप पहली बार जब सांस लेते हो तो याद रखेंगे, व्हेन यू ब्रीथ फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार जब सांस लेते हैं तब क्या होता है, आपकी जो स्टिकी एल्वियोल है वो खिंचती हैं, वो थोड़ा सा क्या होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पेन होता है, और पेन होता है तो आप रोते हैं, यू विल क्राई। ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या है, इसी टाइम पर जब आपने पहली बार सांस ली थी तो आपके लंग्स के अंदर एक टाइप की क्या रह गई, एक टाइप की गैस रह गई, एक टाइप की एयर रह गई, जिसका नाम आज तक हमने क्या रख रखा है, रेजिडुअल वॉल्यूम रख रखा है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करता है, क्योंकि देखिए अगर लंग्स पूरी तरह से खाली हो गए तो क्या होगा, वो पिचक जाएंगे। इस चक्कर में लंग्स के अंदर किसी न किसी प्रकार की एक वॉल्यूम रखनी पड़ती है, एक एयर रखनी पड़ती है, जिसका नाम रेजिडुअल एयर है, रेजिडुअल वॉल्यूम रखा गया है। ठीक है, जो कि क्या करती है, गैसेस को एक्सचेंज करने में इनफ टाइम देती है, जो कि होता भी है। अब ये जो गैसेज हैं, दोनों की दोनों गैसेज यानी कि CO2 और O2 जो है, जब आगे बढ़ेंगे हम कि CO2 और O2 जो है वो ट्रांसपोर्टेड होती है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू या RBC के थ्रू, सही बात है। लेकिन एक चीज़ बता दें, RBC के अलावा ये जो है वो प्लाज्मा के थ्रू भी होती है। किसके थ्रू भी होती है, प्लाज्मा के थ्रू भी होती है। सर क्या RBC और प्लाज्मा बहुत अलग अलग हैं? हाँ बेटा अलग अलग हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है, RBC एक आयरन पिगमेंट होता है, RBC के पास एक आयरन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी अच्छी खासी दोस्ती होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कौन से ऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद इसकी दोस्ती होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और लास्ट में इसकी दोस्ती होती है ऑक्सीजन से। अगर मैं सबसे ज़्यादा देखूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे पहले सबसे ज़्यादा गहरा दोस्त है इसका, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोस्त है, और अभी ऑक्सीजन वाला दोस्त है। मतलब ये कह सकते हैं ये स्कूल वाला दोस्त है, ये कॉलेज वाला दोस्त है, और ये अब जाके जब वो काम वाम पे लगा है, कुलीग वगैरह है, तब जा करके ये इसका दोस्त बना है। तो सबसे गहरी दोस्ती किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की है, उसके बाद किसकी है, सीधा ऑक्सीजन की है। अब होता क्या है कि हीमोग्लोबिन को सबसे पहले, अब एक बात बताइए, हीमोग्लोबिन के पास तीनों चीज़ें खड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले जाकर के वो किससे बात करेगा, कोलीग से बात करेगा, कॉलेज वाले फ्रेंड से करेगा, या अपने बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त से बात करेगा। तो सबसे पहले किससे करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से करेगा। उसके बाद किससे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा, और लास्ट में किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा। लेकिन 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 यहाँ दिक्कत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। कैसी गैस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, जो कि डेथ कॉज करती है। यानी कि अगर इसका इंक्रीमेंट हो गया, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गया हमारी बॉडी के अंदर, तो हम मर भी सकते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। एक्चुअल में देखो, कंसंट्रेशन के बेसिस पर, जैसे कि मैंने क्या बताया कि सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन को पकड़ेगा। लेकिन सोचो ज़रा, आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम हो, तो क्या होगा, किसको पकड़ना पड़ेगा फिर, हीमोग्लोबिन को, इसको पकड़ना पड़ेगा। और इवन कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो उससे, तो किसको पकड़ना चाहेगा, वो ऑक्सीजन को पकड़ना चाहेगा। यही चीज़ होती है, हीमोग्लोबिन जो अपने दोस्त से नहीं मिल पाता है, हमेशा इसको हटा दिया जाता है। अब बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट रिलीज वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के अंदर, कि प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन डे टाइम पर करते हैं। याद रखेंगे किस टाइम पर करते हैं, डे टाइम पर करते हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन ये लोग देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन ये लोग देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अब क्या होता है कि दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होती है, और रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता है। तो हमें क्या लगता है दिन के टाइम पर कि प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब नाइट टाइम पर क्या होता है, सिर्फ नाइट टाइम पर अगर हम देखें अच्छे से, तो नाइट
नाइट टाइम पर रेस्पिरेशन होता है सिर्फ, क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है वहाँ पर। तो इस टाइम पर क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, इतना सी बात है। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है एल्वियोली के अंदर, तो वो ये पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो कैसे होता है, समझा देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, जैसे बताया था, ये क्या होती है, ये एल्वियोली होती है। एल्वियोली में ये एल्वियोली के पास से ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के पास क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देती हैं। ऑक्सीजन को क्यों ले लेती हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट होता है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड चले जाता है। यहाँ पर किसकी वजह से हो पा रहा है, यहाँ पर भी डिफ्यूजन की वजह से काम हो पा रहा है। यानी कि अगर मैं देखो डिफ्यूजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोली में कम है और ब्लड सेल्स के पास ज़्यादा है, तो ब्लड सेल से कहाँ चला गया, एल्वियोली के अंदर चला गया। वहीं पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो एल्वियोली में ज़्यादा है और ब्लड सेल्स के पास कम है, तो वहाँ से कहाँ चला गया, ब्लड सेल्स के पास चला गया। अगर आपको ढंग से एक पूरा डायग्राम देखना है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए ढंग से एकदम पूरा, ये हमारा नोज़ होती है, ये माउथ होता है, यहाँ से दोनों मिलते हैं, इसको हम लैरिंक्स, ये वाली जो जगह है इसको हम लैरिंक्स तो नहीं बोलते, खैर ये तो गलत है थोड़ा सा। लैरिंक्स ये वाले पार्ट को बोला जाता है, यहाँ पर होता है लैरिंक्स। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये फेरिंग्स हो गया हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ब्रोंकाइज आ जाती हैं। अगर आप एक्सटेंडेड पार्ट देख पा रहे होंगे अच्छे से तो देखिए, अगर एक्सटेंडेड पार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, ये ब्रोंकाई वाला पार्ट है। फिर इससे और बाइफर्केशन हो जाता है तो ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, और लास्ट में यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही हैं इसे हम एल्वियोली के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लूरल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही होगी। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, याद करिए, ये करती है फ्रिक्शन को कम, सॉरी ये करती है मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये फ्रिक्शन को लेस करता है। और लंग्स जो होते हैं, जिसके हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है ये वाला पॉइंट, ये लंग्स जो होते हैं वो इजीली प्रोटेक्टेड होते हैं डायफ्राम की हेल्प से, लोअर साइड में, रिब्स की हेल्प से लेटरल साइड में, स्टर्नम की हेल्प से फ्रंट साइड में, और बैकबोन की हेल्प से बैक साइड में। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई जो कि हमें सबसे ज़्यादा फेथफुल वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो देख लेते हैं इसको होता क्या है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के, कुछ क्वेश्चंस हैं ये, तो वो देख लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बार बार ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कम पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ करते हैं वो करते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर क्या होता है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन पाई जाती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन मतलब पानी के साथ मिली हुई ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि क्या होती है, अमाउंट में लेस होती है। इस चक्कर में उन्हें क्या करना पड़ता है, बार बार और तेज तेज रेस्पिरेशन करना पड़ता है, रेस्पायर करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए क्यों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के काम क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी बॉडी सेल्स डिफ्यूजन नहीं कर पाती हैं, जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ नहीं है, स्पेशली वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन जो है मल्टी सेलुलर इवन ह्यूमंस के अंदर भी क्या एक तरह से इनसफिशिएंट या इनकन्वीनियंट माना गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्मोकिंग एक सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा पॉइंट है। स्मोकिंग हज़ार्डस है, मारने वाला है, और ये डेथ को भी लीड करता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे एल्वियोली को अफेक्ट करता है। अब एल्वियोली सपोज कर लीजिए ख़राब हो गई, तो वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज कौन करेगा। अब गैसेज एक्सचेंज होगी नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, मरने वाली कंडीशन आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। अब एक चीज़ और होती है सर, ये लास्ट चीज़ है क्या सर, ये लास्ट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ हम दो टाइप से करते हैं। कौन कौन से टाइप से करते हैं, एक करते हैं बेटा बाबा आमदेव के अकॉर्डिंग, समझाते हैं कैसे, और एक करते हैं बाबा रामदेव के अकॉर्डिंग, समझाते हैं कैसे। तो देखो होता क्या है, बाबा रामदेव के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यू ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ठीक है, ब्रीथ इन करिए, ब्रीथ आउट करिए। तो जब आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो ये मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये तो आपने किया नहीं था। ठीक है, अब इसके अलावा आप एक मिनट रुकिए, अब इस टॉपिक को समझिए।
तो क्या अब आप सांस नहीं ले रहे हैं? अब भी आप सांस ले रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो? अकॉर्डिंग कर रहे हो बाबा आमदेव के अकॉर्डिंग कर रहे हो। मतलब समझाता हूँ क्या होता है कि ब्रीथिंग जो है एक वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों ही तरह की प्रोसेस है। यानी कि यहाँ पर आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर कोई कुछ सोच रहे हो तो सांस नहीं ले रहे हो। हाँ, ले रहे हो बिल्कुल। और अगर आप अपने मन से चाहो तब भी आप इसको सांस में ले सकते हो। यानी कि ये क्या है, एक वॉलेंटरी प्रोसेस भी है और इनवॉलेंटरी प्रोसेस भी है। सर वॉलेंटरी मतलब जो हम अपने आप से कर सकें, और इनवॉलेंटरी मतलब जो अपने आप होगी, मतलब ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होगा। यानी कि ये ब्रेन भी कंट्रोल करता है और हम भी अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकते हैं। तो जो नॉर्मल वॉलेंट्री वाला नहीं, इनवॉलेंट्री वाली जो ब्रीथिंग रेट होती है, यानी कि कितनी मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग कर रहे हैं, वो होती है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। कितनी होती है? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। और इसको नापने के लिए कौन होता है? स्पायरोमीटर होता है। क्या होता है इसको नापने के लिए? स्पायरोमीटर यूज़ किया जाता है, जो कि एक ब्रीथिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ब्रीथिंग रेट को, कितनी बार में कितनी सांसें ले रहे हैं, कितने मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं, ये तय करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले टॉपिक से, अगले लेक्चर के साथ एक अच्छी सी एनर्जी के साथ हम लोग आगे मिलेंगे। इसका टॉपिक का नाम होगा ट्रांसपोर्टेशन, और आपका आधा चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस का आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आप इस लेक्चर का, अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर दिस।